नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। विपक्ष ने 28 दलों का गठबंधन बनाया, नाम रखा I.N.D.I.A इंडी अलायंस। इस अलायंस की अभी तक 3 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन 3 बैठक में 3 पार्टी के नेता नाराज होकर चले गए। पहली बैठक आपको याद होगी पटना में हुई थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल नाराज हो गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले चले गए थे। दूसरी बैठक जो बेंगलुरु में हुई, उसमें नीतीश कुमार नाराज हो गए थे, वो चले आए जल्दी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की। और तीसरी बैठक में, जिसे कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, या कांग्रेस पार्टी को लगता है, विपक्षी दलों को लगता है कि इनका साथ रहना जरूरी है, वही नाराज हो गई थी। वो कौन है? ममता बनर्जी नाराज हो गई थी और वो जल्दी चली आई थी इस बैठक से। अब इसी इंडिया अलायंस की दिल्ली में शरद पवार के घर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक हो रही है। इस कमेटी के 14 सदस्य हैं। पहले इन सदस्यों के नाम आपको बता देती हूँ। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी से इसमें शामिल हैं, संजय राउत जो शिवसेना उद्धव ठाकरे है उससे शामिल हैं, और शरद पवार हैं इसमें, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव, महबूबा मुफ्ती, डी राजा सीपीआई के, अभिषेक बनर्जी टीएमसी के, और जावेद अली खान समाजवादी पार्टी के, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के, और सीपीआई एम के नेता शामिल हैं इसमें। लेकिन अब खबर ये कि इन 14 में से जो आज बैठक हो रही, इसमें 3 पार्टियों के नेता शामिल ही नहीं होंगे। यानी 14 में सिर्फ 11 पार्टियों के नेता शामिल होंगे। और कौन कौन लोग शामिल नहीं होंगे, ये जब आप जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई ये अलायंस जो बना है, ये हवाई बात करते हैं, इनमें कुछ भी तय नहीं है। और आज सबसे बड़ी बात आपने सुना होगा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो हरियाणा की सभी 10 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। तो बताइए, हरियाणा में करेंगे नहीं, दिल्ली में करेंगे नहीं, पंजाब में करेंगे नहीं, गुजरात में करेंगे नहीं, बंगाल में करेंगे नहीं, तो आखिर इनका गठबंधन है क्या? किस आधार पे गठबंधन कर रहे हो, किस आधार पे ये अलायंस बन रहा है? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो बैठक है, इसमें सिर्फ मुलाकातें होती हैं, हवाई बातें होती हैं, कुछ काम की बात नहीं होती। और इसी बात से मुंबई बैठक में ममता बनर्जी नाराज हो गई थी, क्योंकि वो चाहती थी कि आप लोगो जारी कर रहे हैं, आप कमेटी बना रहे हैं, आप नाम तय कर रहे हैं, लेकिन वो चाह रहे थे सीट शेयरिंग पर बात हो। उनको लग रहा था सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तय होना चाहिए। ममता बनर्जी का इस बात पे बहुत जोर था, और जब इस पर कुछ तय नहीं हो पाया, इसके बाद ममता बनर्जी ये बैठक छोड़कर नाराज होकर चली गई थी। और वो नाराजगी ही वजह है कि अभिषेक बनर्जी आज इंडिया अलायंस की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है उसमें शामिल नहीं होंगे। अभिषेक बनर्जी के अलावा जेडीयू के ललन सिंह शामिल नहीं होंगे, वो भी नाराज हैं, इसलिए शामिल नहीं होंगे। हालांकि कहा जा रहा है उनकी तबीयत खराब है। अभिषेक बनर्जी को ईडी ने बुलाया है पूछताछ के लिए। अभिषेक बनर्जी को जो स्कूल नौकरी घोटाला जो है उसमें पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है, क्योंकि लीप्स एंड बाउंस प्राइवेट लिमिटेड, जिस पर ईडी ने छापा मारा था और वहां से कई दस्तावेज बरामद हुए, उस कंपनी के सीईओ हैं अभिषेक बनर्जी, और इसी वजह से उनको इस मामले में पूछताछ के लिए आज बुलाया गया। इस पर जो शिवसेना के नेता हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता हैं, पार्टी के नेता हैं संजय राउत, उन्होंने कहा कि टीएमसी के नेता जो है अभिषेक बनर्जी, वो इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ईडी और बीजेपी नहीं चाहती कि वो इसमें शामिल नहीं हो। तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप संजय राउत जी। खुद टीएमसी ममता बनर्जी नहीं चाहती कि उसके नेता इस पार्टी में शामिल हो, क्योंकि इसके पहले जब अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था पशु तस्करी के मामले में, तब उन्होंने उस पूछताछ में शामिल होने से इनकार किया था। उन्होंने कुछ वक्त मांग लिया था, उन्होंने कहा था उनको वक्त चाहिए, क्योंकि पंचायत चुनाव होने वाले हैं, पंचायत चुनाव चल रहे हैं पश्चिम बंगाल में। तो वो चाहते तो इस मामले को लेकर भी वक्त मांग सकते थे, वो चाहते तो इस मामले के लिए वो आगे का वक्त मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। और साथ ही साथ अभिषेक बनर्जी की जगह टीएमसी ने साफ कर दिया है कि वो किसी और नेता को नहीं भेजेगी। तो ये साफ करना क्या बताता है कि ये गठबंधन बनने से पहले ही टूट चुका है। इस गठबंधन का कोई वजूद ही नहीं, सिर्फ हवाई बातें हो रही हैं। हालांकि कहा यह गया कि क्या क्या चर्चा होगी, जो ये बैठक और इसमें सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी, इसमें संयुक्त रैली जो की जाएंगी विपक्ष की, उस पर चर्चा होगी, साझा चुनाव प्रचार किस तरह से किया जाए, मीडिया स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, और विशेष सत्र को लेकर चर्चा होगी। लेकिन इसमें सीट शेयरिंग को लेकर बिल्कुल कोई बातचीत नहीं होने वाली है।
और ये बात मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रही हूँ, सीट शेयरिंग को लेकर इस बैठक में कोई चर्चा नहीं होगी। जिस बैठक में सेकेंड लाइन के नेता शामिल हो वहां सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। आप सोचिए, जब बड़े बड़े नेता, टॉप नेता जहां पर बैठे हों वहां पर सीट शेयरिंग की चर्चा नहीं हो पा रही है, तो इस सेकेंड लाइन के जो नेता हैं पार्टियों की, ये सीट शेयरिंग पर बात करेंगे? इनको इतनी अथॉरिटी है? इनको इतनी अथॉरिटी दी गई है? इनमें से कौन इस लायक है? कांग्रेस पार्टी से केसी वेणुगोपाल ये बात करेंगे, उनके पास ये अधिकार है? या संजय राउत ये बात करेंगे? या जो समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान है वो ये बात करेंगे? डी राजा बात करेंगे? डी राजा चलिए कर भी ले अपनी पार्टी के, लेकिन डी राजा की कोई हैसियत नहीं है। और इसमें मैंने आपको बताया जेडीयू के ललन सिंह शामिल नहीं होंगे। जेडीयू के ललन सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब है। एक को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया तो वो आगे का वक्त नहीं मांग पाए। वो चाहते अभिषेक बनर्जी तो मांग सकते थे, इस बैठक में शामिल हो सकते थे, या टीएमसी अगर संदेश देना चाहती तो अपनी पार्टी के किसी और नेता को भेज सकती थी, लेकिन मना कर दिया, नहीं भेजेंगे। ललन सिंह शामिल नहीं होंगे, तबीयत खराब कहा जा रहा है। दरअसल ललन सिंह के शामिल होने की वजह उनकी तबीयत खराब होना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो किसी और नेता को भेजा जाता, क्योंकि अचानक से नेताओं की तबीयत खराब हो जाती है। उसके पहले वो एकदम ठीक रहते। आपको याद होगा 2 दिन पहले ललन सिंह ने कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो हैं बिहार के, वो प्रधानमंत्री बनने के सबसे उचित उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, उम्मीदवार वही होने चाहिए विपक्ष के। इसके बाद उनकी तबीयत खराब हो जाना। अब आप समझ लीजिए, नीतीश कुमार वैसे ही नाराज चल रहे हैं। उन्हें लग रहा था लालू यादव ने आगे बढ़ाएंगे, लेकिन लालू यादव अब उन्हें आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। उन्हें लग रहा था जो संयोजक बनेंगे वो नीतीश कुमार अकेले बनेंगे, लेकिन उस पर भी पानी फिर गया है। नीतीश कुमार की जगह लालू यादव अब ये कह रहे हैं कि अलग अलग कई संयोजक बन सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो साफ कर रही हैं कि इसमें चल क्या रहा है। ललन सिंह शामिल नहीं हो रहे हैं, और इसके अलावा जो सीपीएम है वो तो उसके शामिल होने की वजह है कि वो अभी तक कोई नाम ही तय नहीं कर पाया कि किसको इस बैठक में भेजे। बताइए, अब आप सोचिए, इसकी पहली बैठक हुई जून में, और जून अब क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है। सितंबर में भी आप समझ लीजिए कि आधा सितंबर तकरीबन निकल चुका, 13 तारीख है आज, आधा सितंबर हो चुका है। लेकिन अभी तक क्या इस गठबंधन ने कोई ठोस रणनीति बनाई है? अभी तक क्या इस गठबंधन के पास कोई फॉर्मूला तैयार हुआ है? पहले कहा गया सीट शेयरिंग को लेकर, पहले कहा गया, जब आपको याद होगा पहली बैठक हुई कि 400-450 सीटों पर कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हम सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार करेंगे। उसके बाद वो 300-350 सीट हो गया। उसके बाद ये कहा गया कि हम क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर यानी क्षेत्रीय स्तर पर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय करेंगे, ये कहा गया बाद में। तो मतलब बंगाल में अलग तरह तय होगा, पंजाब में अलग तरह तय होगा, उत्तर प्रदेश में अलग तरह तय होगा, गुजरात में अलग तरह तय होगा। और यकीन मानिए यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि आप किसी भी पार्टी के साथ एक फॉर्मूले अप्लाई नहीं कर सकते हो। ममता बनर्जी क्या कभी भी सीपीएम के साथ कांग्रेस को स्वीकार करने के लिए राजी होंगी? आपको याद होगा बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब तक विधानसभा चुनावों के नतीजे नहीं आएंगे तब तक सीट के बंटवारे को लेकर कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, और ये कांग्रेस होने नहीं देगी। कांग्रेस ऐसा चाहती नहीं है, और देखिए वही हो रहा है। विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर आ गए हैं 5 राज्यों के, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के लिए। तो कांग्रेस पार्टी कभी भी इन राज्यों में जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते वो कभी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर कोई सहमति नहीं बनाएगी। ये मैं बहुत पहले से शुरू से कहती आ रही हूँ कि वो इंतजार करेगी कि पहले इन राज्यों के चुनाव के नतीजे आ जाएं। क्यों? क्योंकि इसके बाद कांग्रेस अपनी शर्तों पर ये तय करेगी। उसके बाद वो बताएगी आम आदमी पार्टी को कि मध्य प्रदेश में उसे कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। वो बताएगी आम आदमी पार्टी को कि उसको राजस्थान में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। वो बताएगी छत्तीसगढ़ में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। इसके अलावा वो सभी दलों को ये बताएगी कि वो सबसे बड़ा दल है। अगर वो इसमें से जीत जाती है एक राज्य भी, तो वो ये कहेगी कि उसकी सरकारें सबसे ज्यादा राज्यों में हैं, वो सबसे बड़ी पार्टी है, तो वही तय करेगी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से यूटर्न लिया था एक कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद, ये आपने देखा था। किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो नीतीश कुमार के आगे नतमस्तक थी, जो पूरी तरह से नीतीश कुमार को कह रही थी कि आप आगे बढ़िए, आप सब तय करिए। नीतीश कुमार गए भी अलग अलग पार्टियों के साथ बात करने, उनके नेताओं से अलग अलग राज्यों में गए,
उनके अध्यक्षों से, पार्टी अध्यक्षों से, जहां पर मुख्यमंत्री हैं उनसे बात की, चर्चा की, सबको बुलाया, बैठक तय की पटना में होगी। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया इस बैठक में आने से, और जितने कांग्रेस के साथी थे सबने मना कर दिया। फिर ये तारीख किसने तय की? लालू यादव ने तय की। पटना की बैठक भी जब नीतीश कुमार जब जैसे जहां चाहते थे वहां नहीं हो पाई, वो बैठक वहीं हुई जहां लालू यादव ने चाहा। तो वहीं से तय हो गया था कि कांग्रेस पार्टी का रुख क्या होगा और नीतीश कुमार का भविष्य क्या होगा। नीतीश कुमार अब पींगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ वो गए थे G20 की बैठक में शामिल होने, हालांकि मुख्यमंत्रियों को जाना ही चाहिए, उनको बुलाया गया था, लेकिन अब वहां पर कहा जा रहा है 8-10 मिनट अलग से प्रधानमंत्री से उनसे बात हुई। क्या कुछ हुआ ये आपको अलग वीडियो में बताऊंगी, लेकिन ये समझ लीजिए कि नीतीश कुमार पर विपक्षी दलों के नेता, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भरोसा नहीं करती है। लालू यादव उनको आगे बढ़ा रहे थे और कांग्रेस पार्टी का रुख पूरी तरह से बदल गया। कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद, एक प्रदेश का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी इसी तरह से व्यवहार करती है। अब आप देखिए आगे, अगर वो और प्रदेशों का, दूसरे प्रदेशों में चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी का रुख एकदम बदल जाएगा। फिर वो कहेगी जो हम कहेंगे वही होगा। कांग्रेस पार्टी इसी नतीजे का इंतजार करे। वरना सोचिए, इतना गठबंधन ये बना है, ये टाइम पास कर रहे हैं ये लोग अभी तक तय ही नहीं कर पाए, एक साझा रैली नहीं कर पाए, उसके लिए भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, उसमें भी लोग नहीं आ रहे हैं, मुख्य पार्टियां शामिल नहीं हो रही। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, डीएमके है, फिर ममता बनर्जी की पार्टी है सबसे बड़े, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पर डीएमके है, और उसके बाद आती हैं जेडीयू जिसकी 16 सीटें हैं लोकसभा में, और टीएमसी और डीएमके की बराबर है, 23-23 है, लेकिन राज्यसभा में टीएमसी की ज्यादा सीटें, तो उस आधार पर टीएमसी को बड़ी पार्टी कह सकते हैं डीएमके से। ये 4 ही पार्टियां जिनके पास दहाई में आंकड़े के सांसद हैं, बाकी सबके पास इकाई में ही है, किसी के 3, किसी के 5, किसी का 1, और 8 पार्टियां तो ऐसी जिनके 0। ये वो गठबंधन है, और इनमें आपस में सहमति नहीं बन पा रही। उधर बिहार में अलग बुरा हाल है, क्योंकि बिहार में कई पार्टियां गठबंधन में हैं, तो ऐसी जगह पे ज्यादा मुश्किलें होंगी जहां पर कई पार्टियां गठबंधन में हैं। सब अपना अपना दावा ठोकेंगी। CPI-ML जिसके एक भी सांसद नहीं, वो कह रही है 5 सीट दे दो बिहार में। मैंने आपको बताया है, हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह चुके हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में हो चुका अकेले चुनाव लड़ेंगे, गुजरात में अकेले चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली में कह ही चुके हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ये गठबंधन किस तरह का बन रहा है? ये गठबंधन बनेगा ही नहीं, मुझे लगता है सिर्फ ये गठबंधन बन गया है जो इतना ही रहेगा। मतलब इसमें सीटों की बात जिस दिन होगी उस दिन ये गठबंधन अलग हो जाएगा, ये समझ लीजिए। सीटों का बंटवारा इसमें तय होने वाला नहीं, और चुनाव सीट जीतने पर ही तय होते हैं, कौन कितनी जीतता है। और ज्यादातर जो क्षेत्रीय दल हैं, सभी क्षेत्रीय दल वो कांग्रेस का वोट बैंक लेकर ही आगे बढ़े हैं। कांग्रेस का वोट बैंक ही उनके पास है, तो वो किस तरह से कांग्रेस को दे देंगे उसका वोट बैंक वापस? या कांग्रेस उन्हें के राज्य में उनको अगर बढ़त देती तो क्या खुद को खत्म कर लेगी कांग्रेस पार्टी? क्या खुद को वो अपनी जो हैसियत है एक राष्ट्रीय पार्टी की, क्या उससे बिल्कुल पीछे खींच लेगी? क्या अपने वजूद के साथ वो खिलवाड़ करेगी? तो सवाल तमाम है। बैठ के होने दीजिए, इन बैठकों से कुछ नहीं होता। बैठक वो तय होगी जिसमें असल में सीट कौन, कैसे, कितनी सीट पर लड़ेगा ये तय होगा। ये जो आज हो रही है बैठक, इसमें संसद के विशेष सत्र पर भी चर्चा होगी, स्ट्रैटेजी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में भी इंडिया अलायंस के नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें तय हुआ था इसके विशेष सत्र को लेकर। सोनिया गांधी ने भी खत लिखा, लेकिन उस पर लेकर भी चर्चा होगी। तो विपक्ष अभी कुछ तय नहीं कर पा रहा, सिर्फ हवाई बातें हो रही हैं। एक रैली के लिए तय करने में इन्हें इतना वक्त लग गया है कि बैठक पे बैठक हो रही, कुछ तय नहीं होता। अब जो इनकी चौथी बैठक होगी वो दिल्ली या भोपाल में हो सकती है, कहा जा रहा है। 3 बैठकों में कुछ हुआ नहीं, चौथी बैठक का अभी समय तय नहीं है, जगह भी तय नहीं है। तो देखिए कैसे क्या होता है। बस यूं ही चलेगा इनका काफिला, लेकिन कहीं पहुंचेगा नहीं। होता ना ट्रेडमिल पे दौड़ना, कि आप दौड़ते हो लेकिन आप पहुंचते कहीं नहीं हो। तो ये वही लोग हैं जो दौड़ रहे हैं, लेकिन पहुंचेंगे कभी कहीं नहीं, क्योंकि इनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास सिर्फ एक मुद्दा है कि मोदी को हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि मोदी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रही है, पूछताछ हो रही। देखिए आप इनसे, अभिषेक बनर्जी से हो रही है, टीएमसी की जो सांसद है नुसरत, उनसे भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो ये सब कुछ चल रहा है, ये कार्रवाई चलती रहेगी। इसी से डरे हुए लोग हैं ये, जो साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ बिल्कुल नहीं आना चाहते। तो मुश्किल बढ़ती ही जाएगी जैसे जैसे वक्त पास आएगा। और इंतजार कीजिए विधानसभा चुनावों के नतीजे का, उसके बाद ये इंडिया अलायंस एकदम से पलट जाएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।